खोल के लब आजाद हैं तेरे। समझ तो आप गए होंगे। तो बात यह है कि बंदे को अब खुल के ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या करें, महंगाई में इस कदर इजाफा हो गया, तिजारत और सनत जो है सुस्त रवि का शिकार है, टैक्स पॉलिसियां ऐसी हैं कि एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर हैं, तो फिर अब क्या करें। अच्छा, अब आप एक चीज नोट कीजिएगा भाई, ये वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के इंफॉर्मेशन ऑफिसर देख रहे हैं ना प्रोग्राम, भी आप देख रहे हैं ना, या फिर शाम को फिर आपको व्हाट्सएप के जरिए आएगी, इसलिए बेहतर यह है कि आप लाइव देख लिया करें और फौरन प्राइम मिनिस्टर साहब को पहुंचा भी दिया करें। बात यह है कि मैं चुप नहीं हुआ, मैं मुस्तकिल बोलता रहा। लोग घबरा गए, बीच में जरा सा दबाव आता है, लोग घबरा गए। लोगों ने कहा नहीं नहीं, मस्बत बोलना है, मीठा मीठा बोलना है। लेकिन जब काम हो जाता है फिर उसके बाद खुली छुट्टी मिल जाती है। लेकिन अच्छा, मैं बहादुर हूं, मुझे पता था कि मैं बोलते रहना है, चुप नहीं होना, क्योंकि अवामी मसला है ना। मैं भी अवाम हूं, आप भी अवाम है, हमें बोलना है, तो इनके लिए बोलना है। मैंने आपको बताया था, लंबा वाकया, बुजुर्ग की दुआ थी, तो टीवी पर आकर तो समझ गए ना आप बात। तो मेन चीज ये है कि अब बात तो होगी खुल के, सवाल और जवाब भी होंगे, सख्ती से बात होगी। क्यों? क्योंकि प्यार से समझाया, प्लीज मान जाएं। अच्छा, अब ये जो दूसरी गलती करने वाले ना, ये उससे ज्यादा बड़ी गलती है। अगर आप वजीर खजाना बदलते हैं और पुराने वजीर खजाना लेकर आते हैं तो और ज्यादा बड़ा मसला हो सकता है, ये भी मैं बता दूं। सॉरी असद उमर साहब, दिल पे ना लीजिएगा, आप भी फाजिल वजीर हैं, लेकिन जो अभी पॉलिटिकिंग चल रही है ना इस्लामाबाद के अंदर, इट्स नॉट द सोल्यूशन। सो वी नीड ए प्रॉपर सोल्यूशन। हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब भी ज्वाइन करेंगे आज शो के अंदर, पीपल्स पार्टी के मैं कहूंगा बाअसर और लीडिंग कायदे। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब जुबैर तुफैल साहब, साबिक सदर FPCCI। सर, आपको भी वेलकम करता हूं शो में। तो गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं कमर जमान कायरा साहब से। सर, सारी बुराइयां आप लोगों में थी, नोट आप छापते थे, कर्जे आप लेते थे, करप्शन आप करते थे। नेज ये कि जितनी मुआशी बुराइयां इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, ये माजी के हुक्मरानों के खाते में डाल दी गई। लेकिन अगर अभी 1.5 साल के अंदर हुकूमत की कारकर्दगी को देखा जाए, शोबा सनत हो, शोबा तिजारत हो, मईशत हो, तो आप देख रहे हैं बाज़गश्त यही है कि रिजल्ट कुछ भी नहीं मिल रहा। मैं चाहूंगा आप भी इसके ऊपर अब अपनी पेश करें ना, अपना तज्जिया पेश करें, क्योंकि आपके ऊपर तो तनकीद हमने भी बड़ी खुल के की है, PTI ने भी बड़ी खुल के की है। जी, आपने तो खैर, हम तो हमारे साथ बहुत कुछ किया है, खाली तनकीद नहीं की है, बिल्कुल परसेप्शन बर्बाद किया है। लेकिन चले, वो गिले शिकवे चलते रहते हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी एंड स्पेशली हमारी जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर ग्रोथ क्यों कम हो रही है। जी, बड़े नारे लगाए जा रहे हैं, बड़े नारे लगाए जा रहे थे कि हम इसके 2-3 सेक्टर्स मैं समझ आता है मुझे, मैं क्योंकि इकोनॉमी का बंदा नहीं हूं, मैं तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाला बंदा हूं। लेकिन एक बड़ी सिंपल बात है कि आपकी कास्ट, जो इनपुट कास्ट है, अगर आप दुनिया के मुकाबले में अपनी इंडस्ट्री को फैसिलिटेट करेंगे, उनके साथ बैठ के उनकी बातें सुनेंगे, आप डेमोक्रेटिक माइंड अप्लाई करेंगे, सिर्फ बाबुओं की बातें नहीं सुनेंगे, तो आप वर्स्ट के सिनेरियो में भी अपने लिए बेहतरी के सामान पैदा कर पाएंगे। आपने बड़ा सिंपल का बात है, एक आपका रॉ मटेरियल है, दूसरा आपकी इनपुट कास्ट है, तीसरा आपकी मशीन है, चौथा आपकी यूटिलिटीज है। ये 4 चीजें आपने इकट्ठी करनी है और फिर आपने दुनिया का ट्रस्ट विन करना है। आप जरा गौर कीजिए, हमारे दौर में जब हमारी गवर्नमेंट थी, हमें बहुत सारी पलामत पता नहीं क्यों करते रहते हैं, हमें समझ नहीं आई आज तक। लेकिन हम तो मुश्किल तरीन हालात में 2008 में गवर्नमेंट में आए, 2008 के एंड 2009 में दुनिया में बहरान आ गया, वर्ल्ड इकोनॉमी में क्राइसिस आ गया, वर्ल्ड इकोनॉमी में डिमांड श्रिंक। इसके बावजूद हमने पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाया, एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? हम टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करनी थी तो टेक्सटाइल के साथ बैठे और खुल के बात की। और जब एक्सेस थी प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, मिनिस्टर्स की, कि जब कहीं कोई इंडस्ट्री को मसला है तो वो आके हमसे बात करे। इसी तरह बाकी इंडस्ट्रीज थी, जहां जहां डिमांड जो जरूरत थी, उनके साथ बैठ के
उनके डोर स्टेप पे जाके वो मामला क्विकली हल किए और उस फैसिलिटेशन के नतीजे में यकीनन हमारी इंडस्ट्री ग्रो की। हमने उनकी इनपुट कास्ट को मैनेज करने की कोशिश की कि वो मिनिमाइज रहे। आप कंपेटिटिव हो गए ना जी। आप एक तरफ चाइना बैठा है, एक तरफ बांग्लादेश और इंडिया बैठा है। अगर आप दुनिया में कंपेटिटिव, इधर अफ्रीका में क्या उनकी इनपुट कास्ट कंपेरेटिवली कम है। हमारी गवर्नमेंट आजकल एक नारे लगा रही है कि जी हमने देखे जी वो करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा कम कर दिया। किसी ने पूछा है कि भाई आपका जो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा था वो रॉ मटेरियल भी तो कर्टेल हो गया, ये आपका क्रेडिट है कि डिस्क्रेडिट? नहीं नहीं, सुने सुने, आपके खिलाफ एक्यूजेशन ये है कि आपकी इंटेंशन ठीक नहीं थी, आप करप्ट बहुत थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को इर्रेपरेबल लॉस हुआ। भाई यही हमें बताया जा रहा है पिछले काफी सालों से। मेरी गुजारिश सुन लीजिए। अर्ज यह है कि हम बहुत बुरे थे, हम बड़े करप्ट थे, हम बड़े खराब थे, दुनिया में हमारा परसेप्शन बहुत ही खराब था। लेकिन पाकिस्तान का किसान भी खुशहाल था, पाकिस्तान का ताजिर भी खुशहाल था, पाकिस्तान का सरकारी मुलाजिम भी खुशहाल था, पाकिस्तान की वर्क फोर्स को भी खुशहाली मिल रही थी। आप साफी भी आपके जो आपको तो शायद ज्यादा तनख्वाह मिलती हो, आपके स्टेट की जेब भी गर्म थी, लेकिन आपके कारकुन जो साफी है उसको भी पैसे मिल रहे थे। तो सारे लोग खुश थे और हम खराब। यानी कमाल ये है कि हम बड़े खराब थे, परसेप्शन खराब था, लूट मार हमने मचाई हुई थी और मुल्क ठीक चल रहा था। हमने 5 साल में, और ऑयल प्राइसेस देखें कहां गई हमारे दौर में, इसके बावजूद हमने सब्सिडियां दी। हमने सब्सिडियां देने के बावजूद हमारे ऊपर इल्जाम है कि हमारे दौर में 6000 अरब के कर्जे बढ़े पाकिस्तान के। और ये साहब जो है इन्होंने 1 साल में या 1.25 साल में इन्होंने कोई 13,000 अरब के या 12,500 अरब के कर्जे बढ़ा दिए हैं। हालांकि उस पर बड़ी रीपेमेंट्स नहीं हुई। इन्होंने सब्सिडियां खत्म की हुई है। इन्होंने जो हमारा इंपोर्ट डेफिसिट था उसको कंट्रोल किया हुआ है। कहते हैं जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल हो गया है, सब्सिडियां खत्म हो गई हैं, अल्ले तल्ले खत्म हो गए हैं, बड़े ऑनेस्ट बहुत अच्छे लोग आ गए हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क का कोई तबका ऐसा नहीं है। कभी कभार अमल में तासीर नहीं आती, हो सकता है वक्त वक्त की बातों। तो रो रहा है, मजदूर है तो रो रहा है। आप जरा गौर कर लीजिए। अच्छा कमरजमान कायरा साहब, आप मेरे साथ रहिएगा प्लीज। मेरे साथ यहां पर जुबैर तुफैल साहब भी मौजूद हैं, जो कि साबिक सदर एफपीसीसीआई रहे हैं। मैं चाहूंगा इनका भी एक न्यूट्रल व्यू ले लेते हैं, फिर मैं आपकी जाने वापस आऊंगा। आप हमारे साथ ही रहिएगा जी। जुबैर तुफैल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। मैं आई डोंट आस्क यू टू पास ए पॉलिटिकल जजमेंट। ये बात तो जो उन्होंने आखिर में की है वो सही है ना, कि मतलब अगर सारी चीजें सही हो रही हैं तो फिर रिजल्ट सही क्यों नहीं आ रहा? क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कायरा साहब ने जो है काफ़ी अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा जी हमारे टाइम पे सब बुराइयां थीं, लेकिन तमाम मामलात अच्छे चल रहे थे, तमाम चीज़ें, रोज़गार भी चल रहा था, सनतें भी चल रही थी, एक्सपोर्ट भी हो रहा था और हुकूमत बदनाम भी थी। उसके बावजूद भी उन्होंने जो चीज़ों को अच्छी तरह चलाया। अब जहाँ मसला के मौजूदा हुकूमत का मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब यकीनन एक ईमानदार आदमी हैं और उनका ये परसेप्शन है कि वो इंतहाई ईमानदार हैं, तो ये बात तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो उनकी इकोनॉमिक टीम है वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही, वो चीज़ें जो हैं उनसे हैंडल नहीं हो रही और उसकी वजह से जो है इंडस्ट्री की जो आउटपुट है वो कम होती जा रही है। आपने देखा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसकी प्रोडक्शन 50% से कम हो गई है। इस साल हुकूमत को या एफबीआर को तकरीबन 70 से 80 अरब रुपए ऑटोमोबाइल से टैक्स में कम मिलेंगे, इसलिए कि प्रोडक्शन कम हो गई है। जब उनकी प्रोडक्शन 50% हो गई तो लाजमी है कि सेल्स टैक्स कम आएगा, ये तमाम चीज़ें होंगी। इनके साथ साथ फिर क्या होता है कि जब इतनी प्रोडक्शन कम होती है फिर बेरोजगारी होती है, लोगों को लोग ले ऑफ करते हैं, इंडस्ट्रीज ले ऑफ करती हैं। ऑटो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, वो ले ऑफ हो रहे हैं। इसके अलावा दीगर इंडस्ट्रीज भी जो हैं वो भी ले ऑफ हो रही हैं। उनका कहना है ये इंडस्ट्रीज का कि उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा है। जब वो इस गैस और बिजली की इस प्राइस के साथ जब कुछ एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। और उसके बाद भी एक थ्रेट है कि जी रोज़ अखबार में लिखा हुआ आ रहा है कि गैस की कीमत और बढ़ने वाली है, गैस की कीमत और बढ़ने वाली है। तो इस सूरत हाल में लोकल मैन्युफैक्चरर किस तरह से माल बना के एक्सपोर्ट करेगा, उसको तो डर लगा है। फिर हमारे मुल्क में ऐसा है कि अभी जो बातचीत हो रही है, कहते हैं जी गैस के रेट बढ़ेंगे और पिछले महीनों से बढ़ेंगे, मतलब गालिबन पिछले साल से बढ़ेंगे। तो दुनिया में कहीं ऐसा होता है? बड़ी आम बात आपने की है। मैं जो हूं वो एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मैंने ब्रेक के बाद वापस आऊंगा।
नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात यह कि मैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और सनत के मुतालिक बात कर रहा हूं, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आया और मुझे बार बार तंग कर रहा है, और यही कमर जमान कायरा साहब ने भी बात की, फिर जुबैर तुफैल साहब ने भी कुछ इससे मिलती जुलती बात की, लेकिन जाविया फर्क था। लेकिन बात यह कमर जमान कायरा साहब के वी आर अंडर द इंप्रेशन, हमें यह तासुर दिया गया, परसेप्शन दिया गया है कि आप बहुत करप्ट लोग थे और आपकी करप्शन के नतीजे में या आप सब कुछ लूट के ले गए इस वजह से, और फिर आपने उसको एक्सप्लेन भी किया कि अगर उस जमाने में करप्शन थी तो अभी फिर बहुत फ्लरिश करना चाहिए। इसके माने ये है कि अभी भी करप्शन प्रिवेल करती होगी। तो आपको तो हमने बहुत दफा ताने वाने मारे, तो आप किले खुल के सामने नहीं आ रहे। नहीं, आप अपनी अदाओं पे जरा गौर करें ना, आप क्या करते रहे। आज हकायक क्या, आज दुनिया के जो बड़े इदारे हैं जो करप्शन गेज करते हैं वो कह रहे हैं करप्शन आज बढ़ गई है। जो इनके अपने इशरत हुसैन साहब हैं, इनके गुड गवर्नेंस या गवर्नेंस की जो टास्क फोर्स बनी हुई है उसके चेयरमैन, वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, हर इदारे के अंदर पैसे और सिफारिश के बगैर काम नहीं चलता। चले, हम पे हमारे साथ तो जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन सवाल ये है ना, एक बुनियादी फर्क याद रखिए। एक बहुत बड़ा हमारा और रेस्ट ऑफ जो पॉलिटिशियन या सो कॉल्ड हमारी हुकूमतें आती हैं या इवन जो मार्शल आई अमरीतें रही हैं, इन सब का फर्क एक बुनियादी क्या होता है। पीपल्स पार्टी प्रो पीपल फैसले करती है। हम किसानों को पैसे देते हैं ताकि उसकी फसल की कीमतें बढ़ा दें, उसको सपोर्ट प्राइस दे देते हैं। हम मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ा देते हैं, पेंशनर की पेंशन। अरे भाई, वो कहते हैं आपने 8 लाख अमीर लोगों को BISP का बेनिफिशियरी बना दिया। देखिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, हमने 8 लाख लोगों को नहीं बनाया। अगर किसी ने, वो बाद में भी चलता रहा, वो एक चीटिंग थी। अगर BISP में कुछ लोगों ने चीटिंग की तो 8 लाख लोगों ने कितनी की होगी? मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगी, वो इंटेंशन नहीं थी, वो हमारा डिजाइन नहीं था, वो एक सिस्टम फ्लॉ है। तो प्लीज डोंट अब्यूज अस लाइक दिस। आप हम पे एतराज करें, लेकिन ये इल्जाम हम पे ना दे के हमने बना दिया। लेकिन मेरा जो कहने का मकसद है वो, और पहले ये बात समझिए, हमने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया, हमने पेंशनें बढ़ाई, हमने तनख्वाहें बढ़ाई, हमने किसानों को सपोर्ट प्राइसेस दी। आलमी मंडी में बहरान से पाकिस्तान के अंदर कैश फ्लो बढ़ गया, सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ बढ़ गई। उसके नतीजे में हर आदमी की जब इनकम बढ़ी, मजदूर की मजदूरी बढ़ी, तनख्वाहदार की तनख्वाह बढ़ी और किसान को पैसा मिला, तो सबने वो पैसा स्पेंड किया। उसकी जब स्पेंडिंग बढ़ी तो नेचुरली उसकी डिमांड जनरेट हुई। कारोबार वाले को, दुकान वाले को, खोखे वाले को, रिक्शे वाले को, होलसेलर को, उसके पीछे मैन्युफैक्चरर को, उसके पीछे रॉ मटेरियल सप्लायर को, इस पूरी चेन के अंदर मजदूरों को, ट्रांसपोर्टर्स को, हर चीज को पैसे मिले। तो उसके नतीजे में आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी, तो आपकी कंपेटिटिव हुए। तो मैंने पहले भी गुजारिश की कि वो एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या हुआ, ये डिमांड जब जनरेट होती है इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, तो दोनों के नतीजे में आपकी नेशनल ग्रोथ होती है, लोगों की जिंदगी में सुख का सांस आता है, और आप अपने घर पे, आप अपने लग्जरीज पे, आप अपनी लग्जरीज पे, आप अपनी औलाद पे खर्च करते हैं। आप हमें गालियां देते रहे, हमारे अलावा जो गवर्नमेंट आती है वो आते ही लोगों का गला बंद करती है। वो बड़े बड़े लोगों को तो शायद तो बेनिफिट देना चाहते होंगे अपने कार्टर्स को, लेकिन आम आदमी की तनख्वाह में 10% इजाफा करके वो हातम लताई की कब्र पे लात मार देते हैं, वो पेंशनें नहीं बढ़ाते, वो किसान को मार देते हैं, वो मजदूर की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि मार्केट के अंदर वो कैश फ्लो या अनसर्टेनिटी होती है, जो स्पेंडिंग हो रही है वो रुक जाती है, ये कम होती है। जब स्पेंडिंग श्रिंक होती है तो नेचुरली डिमांड कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम होती है, तो उसका चेन इफेक्ट जाना ही जाना होता है। फिर आप क्यों कहते हैं कि आपको इकोनॉमी का इल्म नहीं है? आपकी तो मेरे ख्याल से आपकी जो ग्रिप है या गिरफ्त है इकोनॉमी के ऊपर, ये हुकूमती बहुत सारे अरकान से बेहतर है सर। आप ऐसे ही कह रहे हैं मैं इकोनॉमी का आदमी नहीं हूं, आपको पता है? इकोनॉमी मैंने पढ़ी नहीं है, मुझे पता नहीं है इकोनॉमी। अच्छा, मैं जुबैर तुफैल साहब को भी शामिल कर रहा हूं क्योंकि आपने बड़ी अहम बात की है। जुबैर तुफैल साहब, आपने कमर जमान कायरा साहब की गुफ्तगू सुनी। अब बात यह है कि यह भी चीज बाज़गश्त के अंदर है कि 2 साल में 22 लाख नौकरियां कम हुई, तो जाहिर बात है इन नौकरियों की वाबस्तगी जो है वो आपकी तिजारत और सनत से ही होगी, और किस शोबे से हो सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट तो हमारे यहाँ काउंट करना बहुत मुश्किल है। तो सर 22 लाख लोग मुलाजमतों से बाहर, हमने तो 1 करोड़ नौकरियों का वादा सुना था, तो अब क्या होगा? ये तो देखिए सदर मुमलिकत ने, डॉक्टर अलवी साहब ने खुद कहा है कि 22 लाख नौकरियां जो हैं रिसेंटली खत्म हो गई हैं। अच्छा, तो ये तो हुकूमत के लिए बड़ी तशवीश का बाइस होना चाहिए। आपने भी कहा जी 1 करोड़, और ऑफ कोर्स वजीर आजम साहब ने ये अपना एक पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था कि
पीटीआई की हुकूमत जो है तकरीबन 1 करोड़ नई नौकरियां देगी और 50 लाख मकान बनेंगे। तो अभी तक तो इस तरफ कोई पेशरफ्त नहीं हुई, बजाय नौकरियां देने के नौकरियां खत्म हो रही हैं। अब नौकरी क्यों खत्म हो रही है? वो हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से है। अगर इंडस्ट्री चलती है तो इंडस्ट्री चलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन बदकिस्मती से काफी इंडस्ट्रीज जो है आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही हैं। उसके डिफरेंट रीजन है, मैं नहीं कहता कि वो हुकूमत की वजह से बंद हो रही हैं, इकोनॉमिक रीजन भी हो सकते हैं, एनर्जी कॉस्ट भी हो सकती है उसमें, कुछ और भी। दूसरा हमारा एग्रीकल्चर जो है, बदकिस्मती से एग्रीकल्चर जो है वो भी बहुत मुतासिर, ब्यूरोक्रेटिक बॉटलनेक्स भी हो सकते हैं। बॉटलनेक्स भी, हाँ, ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो भी जो है इकोनॉमी को आसानी से आसानी से चलने नहीं देती है। वही चंद लाख जो टैक्स पेयर है, देखिए अभी हुकूमत कहती है 25 लाख 20 लाख रिटर्न आ गई। अब मैं आपको बताऊं कि आज से 1.5 साल या 2 साल शेयर को ही कहते हैं सर, आप उस दिन कह रहे थे। अच्छा, आपको नहीं पता। अच्छा, 2 साल पहले 11 या 12 लाख टैक्स रिटर्न आती थी। उस 12 लाख में से 4 लाख तो ये लिखते थे कि उनके आमदनी जो है वो 4 लाख से कम है, तो 1 रुपया टैक्स ही नहीं देते थे। एक्चुअली 7 से 8 लाख लोग टैक्स देते हैं, और जब भी हुकूमत को जरूरत होती है टैक्स की तो एफबीआर फौरन उन्हीं 8 लाख लोगों को पकड़ता है, उनकी गर्दन दबानी शुरू कर देता है। उसको इंडस्ट्री और बिजनेसमैन के साथ क्या होता है, ऑडिट, हर चीज का ऑडिट। एक तो आपने टैक्स दिया, टैक्स तो जो बनता है आपने जमा करा दिया, अब वो कहते हैं जी विदहोल्डिंग टैक्स का ऑडिट, फिर वो कहते हैं जी फलानी चीज का ऑडिट, रिफंड का ऑडिट। गर्ज के वो बिजनेसमैन को इस चक्कर में उलझाए रखते हैं, बजाय इसके कि बिजनेसमैन कोई ऐसा काम करे कि वो आगे तरक्की की तरफ जाए, नया रोजगार पैदा करे। उसी चक्कर में होता है, अपने कंपनी के 2-3 आदमी लगा देता है, भाई जाओ एफबीआर में जाके, हाँ ये निपटाते रहो, ये जो ऑडिट की तफसील मांग रहे हैं इनको देते रहो। जब तक हुकूमत जो ऐसा माहौल पैदा नहीं करेगी कि इंडस्ट्रीज जो है वो आगे चलें और इन रुकावटों से, एफबीआर की रुकावटों से उनकी जान छुड़ाई जाए, तो तब आगे टैक्स भी, देखिए इंडस्ट्री चलेगी तो आपको टैक्स मिलेगा, आपको सेल्स टैक्स मिलेगा 17% सेल्स टैक्स। जितनी एक्टिविटी होती है उसका 17% हुकूमत के पास सेल्स टैक्स आता है। तो हुकूमत को चाहिए कि बिजनेसमैन को फैसिलिटेट करे, इनको ब्यूरोक्रेसी से कहे कि तंग मत करो। बड़ी अहम बात आपने की है और मेरे ख्याल से इसको सुनना भी चाहिए। मैं तो हमेशा यही कहता हूं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आप लोगों के बारे में एक बात यह भी अभी बाज़गश्त के अंदर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई अग्रीमेंट या अरेंजमेंट हो गया है, और आप भी हल्का हाथ रखेंगे, वो भी हल्का हाथ रखेंगे, तो फिर गरीब कहां जाएगा? देखिए, पहली बात कर लूं जी, ये जो मुल्क के अंदर एक और बात होती है परसेप्शन। रियलिटी अपनी जगह, परसेप्शन भी इकोनॉमी को बहुत मुतासर करती है। और अगर आपकी परसेप्शन ये फैला गए हो 1.5 साल से, बल्कि 2-3 साल से, कि मुल्क खा गए, लुट गया, बर्बाद हो गए, करप्ट है, सारी मशीनरी करप्ट है, सारा निजाम करप्ट है, टैक्स को नहीं देता है प्लान, तो लोगों का ट्रस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन शेक हो जाएगा, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। इदारों के अंदर बैठे हुए लोग समझेंगे कि हमारी इज्जत तो है नहीं, हमें तो करप्ट समझा ही जाता है। जैसे पुलिस में होता है, वो कहता है हमें तो करप्ट समझता है, ठीक है हम खाएंगे खुल के, तो हम रुकेंगे नहीं। इसी तरह पूरे स्टेट स्ट्रक्चर का जब एतमाद खत्म होता है तो नेशनल इकोनॉमी डाउन होना शुरू, ना बाहर से कोई इन्वेस्टर आएगा, ना यहाँ तो बंदा पैसा देना चाहेगा। अब पाकिस्तान के अंदर खर्च तो होता है ना गवर्नमेंट का, परफॉर्मेंस चले अच्छी ना होगी, लेकिन हमारे यहाँ लोगों का सफर आम बनने का है, यार मैं टैक्स देता हूँ तो क्यों दूं, मैं ये तो लोगों ने कहा जाना है, ये तो ब्यूरोक्रेसी कहा जाएगी, ये तो फलां कहा जाएगा, ये तो साजिबान कहा जाएगा। अगर आप ये तासर देंगे तो उससे ये भी नुकसान होते हैं। अब मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, आपके सवाल की तरफ। पीपल्स पार्टी का सिर्फ एक वायदा है और वो अवाम के साथ है, पाकिस्तान के अवाम के साथ है। आप जरा गौर कीजिए, आप हमें ये ताने दे रहे हैं कि हमारी कोई बात बन गई है, दूसरी तरफ से हमारे चेयरमैन साहब को नैब ने बुला लिया है और ये हमारी गवर्नमेंट के साथ बड़ी अच्छी बात बन गई है, कोई वायदा हो रहा है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो भाई ये तासर इसलिए दिया जाता है कि पीटीआई इस वक्त बहुत खौफनाक क्राइसिस का शिकार, इनके अलाइज इनसे नाराज, और नाराज वो तब होते हैं जब आप कमजोर होते हैं। वोट वाले भी परेशान हैं, सपोर्ट वाले भी परेशान हैं। अब सपोर्टर भी तो इस हालत में नहीं है ना। इसी तरह इनके खिलाफ इदारों के अंदर से भी प्रेशर आना शुरू हुआ, जमात के अंदर से भी इल्जाम लगने शुरू हुए, वज़रा ने भी इल्जाम लगाने शुरू किए। तो जो ये जो परेशानी बनी है, इसको हल करने के लिए उन्होंने ये पिलर छोड़ा कि जी हमारी तो पीपल्स पार्टी से बन गई है, अब तो हमें किसी की परवाह नहीं है, ताकि जो लोग कमजोर हैं, जो जरा साइड लाइन हो रहे हैं, उनके इरादे जरा मुस्तकल हो रहे हैं,
उनको समझाया जाए कि भाईजान इधर ही रहना है, हम कोई कमजोर नहीं हो गए, आप चले भी गए तो फर्क नहीं आएगा। तो ये तो उनको स्टेबल करने के लिए हमारे साथ ना कोई ताल्लुक ऐसा बना था ना बन सकता है। पीपल्स पार्टी का इस जो एंटी पीपल्स गवर्नमेंट है इसके साथ क्या रिश्ता हो सकता है? ये आपने बड़ी ऐसी बात की है, चंबे वाली बात, क्योंकि आम बाज़गश्त में तो इससे बिल्कुल मुतजाद बात आ रही है, लेकिन डेफिनेटली वी विल कीप लुकिंग इन द फ्यूचर के क्या होता है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते वो जारी रखेंगे। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब ज़ुबैर तुफैल साहब हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस के मुतालिक बता रहे थे हमारी मईशत के, और तिजारत और सनत को दरपेश जो चैलेंज थे उनको हल करने के लिए इन्होंने बताया कि जनाबे वाला आखिरी जो बात इन्होंने की कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना उसको जरा फॉलो इन लाइन करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर सेक्रेटरी कॉमर्स, सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और सेक्रेटरी फाइनेंस सुन रहे हों तो उनसे गुजारिश करना चाहेंगे, और चेयरमैन बोलूं, चेयरपर्सन बोलूं, बीमार चेयरमैन बोलूं, क्या जो आप बोलें, वो जो भी ओहदे के ऊपर एफबीआर का सरबराह है उनसे गुजारिश करना चाहेंगे तो भाई प्लीज थोड़ा जा हौला हाथ रखो, ऐसे न करो, जरा प्यार से चलो, सब आपको भी प्यार करेंगे। ओहदे आनी जानी चीज होती है, दुनियादारी है। जुबैर बावेजा साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट एफपीसीसीआई। सर वेलकम करता हूं आपको शो। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, लेकिन पूरे इंसान के मुतालिक यही बात नहीं कह सकता क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। नहीं सर, इतना डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अच्छा। इंशाल्लाह अच्छे दिन भी आएंगे। ये एक निजाम में कुदरत होता है, कभी सुबह कभी सूरज, दिन लंबे होते हैं, कभी रात लंबी होती है, लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। पॉजिटिविटी को रखना चाहिए अपने साथ, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह भी साथ देते हैं और इंशाल्लाह हालात भी बेहतर होंगे। चलें, अगर आप कहते हैं तो ये बात आपकी तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन सामने खड़े चैलेंजेस तो बड़े अजीब व गरीब नौयत के हैं। आपके पास भी लोग आते होंगे जनाब शिकायत लेकर कि जनाब जी, जी। मईशत को दरपेश जो चैलेंजेस हैं, तो कुछ आप भी रुएदाद सुनाएं और कुछ तज्जिया भी दें कि आपको क्या लगता है पाकिस्तान की मईशत अब किस समत जा रही है और तिजारत और सनत के क्या हालात हैं? अच्छा देखें, सबसे पहले तो हम ये देखें कि नीयतें जो हैं हुक्मरानों की, खासतौर पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की, उनकी बहुत नेक है। उनसे हमारी काफ़ी दफ़ा मुलाकात हुई और उन्होंने हमेशा अपने इसी अज़म का इजहार किया कि वो पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क देखना चाहते हैं और इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं। लेकिन अब कुछ चीज़ें, कुछ आपके पास बैगेज के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आई हुई हैं जो कि अभी गवर्नमेंट को उनको संभालने में और उनको दुरुस्त करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा इस वक्त एक जो चैलेंज है हमें, वो है इंटरेस्ट रेट का। अगर हम अपने इतराफ के ममालिक में देखते हैं, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना से कंपेयर करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट रेट इस वक्त उनसे ऑलमोस्ट डबल और कहीं पे डबल से भी ज्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है इंडस्ट्रियलाइजेशन को और इंडस्ट्री को पनपने के अंदर। एक बहुत बड़ी वजह यह है। इसके बाद जो हमारी यूटिलिटीज हैं, खास तौर पर गैस, अब तो खैर चलें सर्दी का मौसम खत्म हो गया, लेकिन पिछले 2 महीने इंडस्ट्री के ऊपर ये बहुत बुरे गुजरे और गैस नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से एक्सपोर्टर्स अपने ऑर्डर टाइम पे नहीं पूरे कर सके और काफी मुश्किलात आई। इसी तरह बिजली का मसला है, बिजली के रेट कहीं पे कम है, कहीं पे मिलती है या कहीं पे इसका भी प्रॉब्लम है। तो हमारा गवर्नमेंट से जब भी हमारी बात होती है और हमारी ये होती है कि हमें एक लेवल प्लेट फील्ड दी जाए अपने इतराफ के ममालिक को सामने रखते हुए, ताकि हम कॉम्पिटिटिव हों, हमारी जो प्रोडक्ट बने हमारी फैक्ट्रीज के अंदर, वो हम इंटरनेशनल मार्केट में जब लेके जाएं तो कॉम्पिटिटिव प्राइस के ऊपर लेके जाएं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जिसका भी हमें दरपेश है। हम मुसलसल तौर पे गवर्नमेंट से राब्ते के ऊपर हैं। कल भी फेडरेशन में शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे, हालांकि उन्होंने ये बताया कि जी मेरा ताल्लुक नहीं है कॉमर्स से या फाइनेंस से, लेकिन चूंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर हैं और इस वक्त एक दुनिया के अंदर जो एक आप समझ लें कि जो पॉलिसी है वो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर फॉरेन पॉलिसीज डेवलप हो रही है, जिसकी आप ये देखें ताज़ा मिसाल कश्मीर के ऊपर है कि कश्मीर में चूंकि इंडिया के अंदर मोर देन 1 बिलियन की पॉपुलेशन है और लोग जो इंटरनेशनल कंट्रीज और जो कॉर्पोरेशंस हैं, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी मार्केट मिली हुई है इंडिया के अंदर, तो वो उस चीज को कश्मीर के अंदर हिमायत करने में जो वहाँ मुजालिम हो रहे हैं उस पर भी वो लोग नहीं कर रहे। तो उनका यही मकसद था कि भाई मैं फॉरेन पॉलिसी जो डेवलप कर रहा हूँ तो उसको इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ लिंक करके हम लेके चलेंगे। तो ये बड़ी आम बात आपने, बहुत आम बात आपने की है, लेकिन जुबैर तुफैल साहब अब बात यह है कि जैसे एक मुस्बत रुझान भी आना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि खाली मनफी बात करे।
एक पर्सपेक्टिव ये भी आ गया कि वी आर लुकिंग फॉर ए बेटर फ्यूचर। हाउएवर देयर नीड्स टू बी अ फॉर्मूला। अब चंद चीजें आपने बताई, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जुबैर बावेजा साहब ने जिक्र किया, कॉस्ट ऑफ फंड्स इतने महंगे, गैस इलेक्ट्रिसिटी का जिक्र, गैस का आपने पहले जिक्र किया था, इनके नर्ख इतने ऊंचे, आप भी जिक्र कर रहे थे। तो सर इसमें कैसे सनत पनपेगी? जी देखिए, हम चाहते हैं कि ये हुकूमत कामयाब हो। जो भी इनके चैलेंजेस हैं, बिजनेसमैन इनके साथ है, लेकिन बिजनेसमैन ये भी चाहता है कि हुकूमत भी जो है हमारी जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके कोई मसाइल का हल तलाश करे। जैसे बवेजा साहब ने ये कहा, सही कहा कि इंटरेस्ट रेट बैंक से आज बोरो करें तो 15-16% पे बोरोइंग होती है। 15% की बोरोइंग रेट के ऊपर कोई कारोबार चल ही नहीं सकता कि पहले आप 15% जो है कमा के बैंक को दें, उसके बाद आप अपने घर में 1-2% लेके जाएं। तो लिहाजा जब तक कि इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा उस वक्त तक इंडस्ट्री जो है या इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो तेजी से नहीं होगी। हुकूमत ने 1 साल के अंदर या 15 महीने के अंदर 6.5 से पॉलिसी रेट या बैंक का जो भी स्टेट बैंक का जो रेट है वो 13.25% कर दिया। 13.25 के बाद बैंक जो है कमर्शियल बोरोर्स को 2% और ऐड करके तो 15-16% पे देता है। तो ये सारी चीजें, और एक जो है जब पॉलिसी अनाउंस करते थे स्टेट बैंक की तो उसमें 100-150 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है। आज 6 महीने हो गए, कभी 50 पॉइंट भी जो है कम करने की तरफ नहीं आ रहे। हम समझ रहे थे कि आखिरी जब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हो रही थी तो कम से कम 50 बेसिस पॉइंट जरूर कम होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आई हैव रन आउट ऑफ टाइम। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आप दोनों मेहमानों के साथ वो रहती। जुबैर बावेजा साहब को मुस्तकबिल में जरूर स्टूडियो में दावत देंगे। जुबैर तुफैल साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए।